हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। और बेटे ये चैप्टर TY BCom सेमेस्टर 6 और SY BAF सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटे आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर पूरा अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलो बेटे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मीन्स व्हाट। सो लेट्स सी अ सिंपल स्टोरी। हम एक सिंपल सा स्टोरी देखेंगे ताकि आपको समझेगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। चलो, अब रमेश एक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको पैराशूट ऑयल बनाना है। तो बेटे पैराशूट ऑयल बनाने के लिए क्या क्या नीड लगता है, तो वो क्या करेगा, मार्केट से रॉ मटेरियल लाएगा, मतलब वो कोकोनट लेके आएगा। अब कोकोनट लाने के बाद वो क्या करेगा, पहले जो कोकोनट लाएगा तो उस पर भी कुछ कॉस्ट खर्चा होगा, उसका कुछ कॉस्ट लगेगा। देन अब वो कोकोनट को मतलब कोपरा को रिफाइन करेगा, वो कोपरा को क्रशिंग करेगा। क्रशिंग करने के बाद में ये कोपरा को क्रशिंग करने के लिए कुछ तो कॉस्ट लगेगा, लेबर लगेगा, एक्सपेंस लगेंगे, मतलब इस पे मुझे खर्चा लग रहा है, कॉस्टिंग लग रहा है। देन उसके बाद हम उसको रिफाइनिंग करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं कोपरा क्रश करने के बाद में जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं पैराशूट ऑयल के बॉटल में भर तो नहीं सकता हूँ, तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा। देन रिफाइन करने के बाद में वो फिनिशिंग होगा। फिनिशिंग होने के बाद बेटा वो पैकिंग होगा, बॉटल में पैक किया जाएगा, डाला जाएगा। देन उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पैराशूट ऑयल को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस लग रहा है, तो ये प्रोसेस में जो कॉस्टिंग लगता है, जो खर्चा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कॉस्ट, लेबर, एक्सपेंस, मटेरियल, ये सब इसमें यूज होता है। तो उसी को बेटे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये जो प्रोसेस में कॉस्टिंग लगा हुआ है, प्रोसेस में जो भी खर्चा लगा हुआ है, वही सब होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये स्टोरी के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ गया है। तो बेटे अभी हम देखते हैं उसके फॉर्मेट। तो आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे आपको लिखना यूनिट्स, रेट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, आपको मिल जाएगा अमाउंट दैट इज कॉस्ट। ये इतना डेबिट साइड है बेटे। अब यहाँ से क्रेडिट साइड होगा, राइट अगेन ओवर हियर पर्टिकुलर्स, अगेन यूनिट, अगेन रेट, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएंगे अमाउंट, कॉस्ट। आपको यहाँ पे लिखना है प्रोसेस अकाउंट। इन केस प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 है देन प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 है देन प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक है, फिनिश स्टॉक है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस अकाउंट। समटाइम्स आपको यहाँ पे प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C अकाउंट भी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है। देन अब बेटे यहाँ पे आपको लिखना है टू इनपुट मटेरियल, इट इज अ ओपनिंग स्टॉक। आपको यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं लिखना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के प्लेस पे आपको इनपुट मटेरियल एंड आउटपुट मटेरियल इस तरह से आपको लिखना है। सो इनपुट मटेरियल मीन्स व्हाट, इट इज अ ओपनिंग स्टॉक, मल्टीप्लाई करोगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। देन टू मटेरियल, आपने कितने का मटेरियल लाया। फॉर एग्जांपल मुझे पैराशूट ऑयल बनाना है, तो जो कोकोनट मैं परचेस करूंगा मार्केट से, दैट इज मटेरियल, इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। आप डायरेक्टली उसका अमाउंट लिख दोगे। देन टू डायरेक्ट वेजेस,
ये क्रशिंग में, रिफाइनिंग में, फिनिशिंग में, पैकिंग में जो लेबर काम करते हैं हमें उनका वेजेस देना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट वेजेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ खर्चे भी होते हैं वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। टू ओवरहेड्स, कुछ ओवरहेड्स भी होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया, सेलिंग ओवरहेड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ गया है। देन राइट ओवर हियर बाय नॉर्मल लॉस, क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमेशा आपको परसेंट में दिया रहेगा, तो जो भी परसेंट है वो आप किसके बेस पे निकालोगे, इनपुट मटेरियल के। सो परसेंट ऑफ इनपुट मटेरियल, और इसका आपको रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ गया है। देन बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब आपने कोकोनट लाया, उसको क्रशिंग किया, है ना। अब क्रशिंग करने के बाद में आपने क्या किया, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाल दिया। मतलब कोपरा क्रशिंग करने के बाद में जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट ऑफ कोपरा क्रशिंग। उसके बाद वो कहाँ पे चले जाएगा बेटा, रिफाइनिंग में, मतलब रिफाइनिंग के डिपार्टमेंट में चले जाएगा। तो प्रोसेस ए एंड इट इज अ प्रोसेस बी। सो प्रोसेस ए की जो क्रेडिट साइड में आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस ए सपोज मैंने ये बनाया हुआ है, आप क्या करोगे, प्रोसेस बी बनाओगे इसके बाद में। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी रेट रहेगा, जो भी यूनिट रहेगा, वो आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनेगा। यहाँ पे आउटपुट है और नेक्स्ट प्रोसेस का वो क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। मतलब कोपरा क्रशिंग करने के बाद में जो भी आउटपुट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा, रिफाइनिंग में ट्रांसफर होगा। अब जो कोपरा क्रशिंग का आउटपुट था वो रिफाइनिंग के लिए इनपुट रहेगा, तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा बेटा वो प्रोसेस बी का इनपुट बनता है। ये आपको अमाउंट दिया रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेट। मैं यहाँ पे लेता हूँ वर्किंग नोट से आपको रेट मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। आपको अगर एबनॉर्मल लॉस मिल रहा है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपको ये अमाउंट मिलेगा वर्किंग नोट से, कॉस्ट यूनिट जो भी मिलेगा वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, मल्टीप्लाई करने आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इफ यू आर गेटिंग एबनॉर्मल लॉस सो राइट इन क्रेडिट साइड, इफ यू आर गेटिंग एबनॉर्मल गेन तो कहाँ लिखोगे बेटा, डेबिट साइड में। सो टू एबनॉर्मल गेन। अब मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये वर्किंग नोट कैसा रहेगा, कॉस्ट यूनिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। तो कॉस्ट यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब बच्चे बोलेंगे सर स्क्रैप वैल्यू कैसे मिलेगा, ये जो आपको नॉर्मल लॉस मिला हुआ है ना अमाउंट, दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू, एंड यहाँ पे उसने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस आपको ये मिलेगी, ये इतना। एबनॉर्मल गेन को हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन अपॉन इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, हियर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा वो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में से माइनस करोगे, एंड इनपुट जो भी यूनिट है बेटे, जो भी यूनिट है वो लोगे, माइनस नॉर्मल लॉस का जो भी यूनिट है वो लोगे, माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उससे आप डिवाइड करोगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को कॉस्ट यूनिट समझ गया है। बेटे अभी के लिए आप इतना समझ लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो बेटे। अभी मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम अभी देखेंगे कि सर हम किस तरह से एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो बेटे मैंने यहाँ पे
क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है। ये वर्किंग नोट है, ये आपको बेटे वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट यूनिट किस तरह से निकलता है, उसका यूनिट किस तरह से निकलता है, तो वो उसके लिए आपको बेटे ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। बहुत इजी है, आप क्या करोगे बेटे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको रट्टा मत मारो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटे उतना अच्छा आपको समझेगा। देन इनपुट, इनपुट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल लॉस। मैंने आपको अभी बताया कि सर नॉर्मल लॉस जो होता है वो इनपुट के बेस पे निकलता है, उसमें से आप माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा नॉर्मल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इन केस नॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो बेटे आपको लॉस होगा। इन केस एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है, नॉर्मल प्रोडक्शन कम है, तो आपको गेन होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा आया, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो आपको लॉस होगा। और नॉर्मल प्रोडक्शन कम है, एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपको गेन होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बेटे आपको सेम उसी तरह से प्रोसेस बी का निकालना है एंड प्रोसेस सी का निकालना है। तो बेटे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 170 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 5, मनन प्रकाशन का ये बुक है, पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेन आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड थ्रू प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। कोई भी प्रोडक्ट ए है जो ये 3 प्रोसेस से गुजर रहा है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। द फॉलोइंग cost information is available for month ended 31st March 2014. They have given particulars and processes, they have given XYZ का number of unit introduced in the process, it will be input material, जो मैंने आपको डेबिट में बताया था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। रेट पर यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, आप क्या करोगे, 500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा यूनिट मटेरियल का, आई मीन इनपुट मटेरियल का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल डेबिट में आएगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट में आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट में आएगा, नॉर्मल लॉस परसेंट ऑन यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस दैट इज इनपुट। मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि नॉर्मल लॉस हमेशा किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, इनपुट मटेरियल के। सम करूंगा तो आपको बताऊंगा, मैं इजीली समझेगा आपको। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, जो भी आपको नॉर्मल लॉस मिलेगा उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट मल्टीप्लाई करोगे, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। आउटपुट इन यूनिट्स मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस का जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनेगा। समझा बेटा? चलो, देयर इज नो स्टॉक इन एनी प्रोसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, ये 3 प्रोसेस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे फटाफट 3 प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कर ले ताकि हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो, तो बेटे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड एंड क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। आपको कॉस्ट यूनिट निकालना है। कॉस्ट यूनिट हमेशा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का रेट होता है। तो मैं जब अभी सॉल्व करूंगा फिर आपको इजीली समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों लोग ने भी फॉर्मेट बना लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलो, ये क्वेश्चन SY BAF नवंबर 2017, अक्टूबर 2014 और TY BCom अप्रैल 1999 में आया हुआ है। तो बेटे ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाओ। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे टू इनपुट, दे हैव गिवन 500
एंड रेट भी दिया उन्होंने, रेट पर यूनिट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 4, तो ये आपको मिल जाएगा 2000। देन हियर डायरेक्ट वेजेस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे हैव गिवन। अब वहाँ उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब डायरेक्टली आप रिकॉर्ड करोगे अमाउंट के कॉलम में 2600। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 2250 टू डायरेक्ट वेजेस, मैंने इसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप जाओगे बेटा 2250। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैं यहाँ पर WH लिख रहा हूँ, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स अमाउंटिंग रुपीज 2250। देन नॉर्मल लॉस, एंड बेटा उन्होंने आपको परसेंट में दिया हुआ है ऑन यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस दैट इज इनपुट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल लॉस हम हमेशा इनपुट पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट दे हैव गिवन 500 मल्टीप्लाई बाय, उन्होंने दिया है 10%, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 10% दैट इज 50, एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट इट इज 2। अब मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर नॉर्मल लॉस क्या होता है? बेटे नॉर्मल लॉस क्या होता है कि आप कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो कटिंग रहता है, जो बचे हुए एक्स्ट्रा वी कैन से, जैसे आपको शर्ट बनाना हुआ, अब शर्ट बनाने के लिए जो उसको हम शर्ट के शेप में कट करेंगे, तो जो बचे हुए कपड़े रहते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं, तो वी कैन से इट इज अ नॉर्मल लॉस। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपको मिल जाएगा 100। देन आउटपुट इन यूनिट्स बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दे हैव गिवन 450, उन्होंने आपको दिया हुआ है 450। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। जो भी प्रोसेस एक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। देन अभी आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है, मुझे मिलेगा एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। इनपुट 500, नॉर्मल लॉस 50, नॉर्मल प्रोडक्शन 450, एक्चुअल प्रोडक्शन 450, मतलब ना तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है और ना ही एबनॉर्मल गेन हुआ है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका मतलब बेटा आपको यहाँ पे ना तो एबनॉर्मल लॉस होगा और ना ही एबनॉर्मल गेन होगा। तो अब मुझे तो फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना कॉस्ट यूनिट। फॉर्मूला क्या है इसका? कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, मतलब जो भी नॉर्मल लॉस का वैल्यू है वो, अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो अभी आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, 2000 प्लस 2600 प्लस 2250 प्लस 2250, तो बेटा ये आपको मिल गया 9100। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 9100 माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू 100 है, 100 अपॉन इनपुट यूनिट 500 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 50, तो ये मिल जाएगा आपको 9000 अपॉन 450 इज इक्वल टू 9000 अपॉन 450, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा 20 रुपीज पर यूनिट। तो एक यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा, राइट ओवर हियर 20। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 20 आपको मिल जाएगा 9000। तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस दिया है, एंड नॉर्मल लॉस किस बेस पे निकलता है बेटा? इनपुट मटेरियल के बेस पे। मैंने यहाँ पे देखो सब कुछ बताया हुआ है। आपको नहीं समझा हो तो मुझे आप कमेंट करो, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है
तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिर से बताऊँ आपको। इनपुट आपको 500 दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस 50 है, माइनस करोगे तो आपको नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन भी आपको सेम दिया हुआ है। देखो ना 450 है, क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ये है कि ना तो मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है एंड ना ही मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ है। देन अब मुझे रेट फाइंड आउट करना है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का। आउटपुट का रेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। मैंने आपको फॉर्मूले में यहाँ पे लिखवाया था वैल्यू ऑफ स्क्रैप नॉर्मल लॉस वैल्यू, दैट इज नॉर्मल लॉस का जो आपको अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा वो 9100। आपने इसको प्लस किया और मुझे मिला 9100 माइनस 100 अपॉन इनपुट यूनिट 500 माइनस 50 नॉर्मल लॉस का यूनिट 50। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9000 अपॉन 450, यू विल गेट 20 और वो 20 यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई करोगे आपको 9000 मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 500, ये तो सेम रहेगा, इसको आप कुछ करोगे नहीं, जो भी अमाउंट है सेम लिखोगे। 9100, यहाँ भी आपको 500 मिल जाएगा, यहाँ भी आपको 9100 मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया है। बेटे आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपको सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ पे उसने बोला है कि आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जैसे आपको मैंने बताया था कि कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग बनता है, वैसे ही प्रोसेस एक्स जो पहला प्रोसेस है उसका आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनता है। सो राइट ओवर योर टू इनपुट ₹450, सॉरी यूनिट आपको 450 दिया हुआ है, रेट इज 20, राइट ओवर योर 9000। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल दे हैव गिवन 2000, टू डायरेक्ट मटेरियल ₹2000, सॉरी अमाउंट कॉलम लिखोगे 2000, देन डायरेक्ट वेजेस सेम वही सब है। बेटे गलती से आप प्रोसेस एक्स का अमाउंट मत लिख देना। समटाइम्स क्या होता है कि हम फ्लो में रहते हैं, सॉल्व करने के फ्लो में रहते हैं और गलती से हम क्या करते हैं प्रोसेस एक्स या फिर प्रोसेस जेड का अमाउंट लिख देते हैं, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है, ऐसा मत करना। तो डायरेक्ट वेजेस आपको मिला है 3680, देन टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स उन्होंने दिया है 3680, सेम अमाउंट। नॉर्मल लॉस इज अ 20% ऑफ इनपुट बाय नॉर्मल लॉस 20% ऑफ 450। तो 450 का 20% बता दो मुझे, 90 मिल जाएगा, एंड रेट दे हैव गिवन 4, तो ये आपको मिल जाएगा 360 बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दे हैव गिवन 340। अब मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जो भी आउटपुट पिछले प्रोसेस का होता है वो ये प्रोसेस का इनपुट बनेगा। तो आप यहां पे लिखोगे 450, एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस आपको मिला है 90, तो 450 माइनस 90 आपको यहां पे मिल जाएगा 360, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 340 है। अब यहां पे आपको एक्चुअल प्रोडक्शन मिला हुआ है 340, तो मुझे एबनॉर्मल लॉस होगा। ओके, तो मुझे यहां पे एबनॉर्मल लॉस होगा। तो बेटे जब कभी भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में।
राइट ओवर हियर बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने यूनिट का बेटा? 20 यूनिट्स का। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड एबनॉर्मल लॉस। फॉर्मूला विल बी सेम। तो मुझे बता दो पहले कॉस्ट वैल्यू कितना मिला आपको? 9000 प्लस 2000 प्लस 3680 प्लस 3680, ये आपको मिल गया है 18360। 18360 माइनस 360 अपॉन 90, दैट इज यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट, सॉरी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आपको मिला है 450 माइनस 90 नॉर्मल लॉस यूनिट। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18000 माइनस 316। तो 18000 डिवाइडेड बाय 316, 18000 डिवाइडेड बाय 316, इसको आप डिवाइड करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 50। सो राइट ओवर हियर 50 एंड हियर ऑल्सो 50। 340 इंटू 50 17,000, 20 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज 1000। अब बेटे आपका दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए, सेम आया तो अपना आंसर करेक्ट है। सो इट इज 450। अब आप इसको प्लस करोगे तो आपको 450 मिलेगा। 90 प्लस 340 प्लस 20 यू विल गेट 450। इसको हमने प्लस किया तो मुझे मिला था 18,360। 17,000 प्लस 1000 18,000 एंड 18,000 प्लस 360 इट इज 18,360। तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। नाउ हियर बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस Y का आउटपुट रहेगा वो प्रोसेस Z का इनपुट बनेगा, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस Z, सॉरी प्रोसेस Y, या फिर बेटे आप यहां पे लिख सकते हो आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस Y, या फिर आप यहां पे लिखो इनपुट, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो यहां पे। देन राइट ओवर हियर 340, रेट इज 50, 17,000। देन ये सब लिख लो पहले, मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस एंड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अमाउंट आपको जो भी दिया है वो लिख लो। 1025, डायरेक्ट वेजेस इज 1400 and it is also 1400, normal loss is 25%, normal loss is 25% of input, so 340 का 25%, 85, rate they have given 5, 85 multiply by 5 you will get 425। ओके बेटे, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि प्रोसेस X, प्रोसेस Y, प्रोसेस Z, 3 प्रोसेस में ये प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय फिनिश स्टॉक। कितना दिया बेटा आपको ये 270। रेट तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, चलो फाइंड आउट करते हैं हम। तो फर्स्ट आप मुझे बता दो कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कितना मिला है, हम उसको ऐड करेंगे। 17,000 प्लस 1025 प्लस 1400 प्लस 1400, तो ये आपको मिल जाएगा 20,825 माइनस 425 अपॉन 340
minus 85. So 20,825 minus 425. You will get 20,400 upon 340 minus 85, 255. So 20,400 डिवाइडेड बाय 255. बेटे आपको यहाँ मिल जाएगा 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ पर यूनिट. सो राइट ओवर हियर 80 मल्टीप्लाई बाय 270, 21,600. अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे कि बेटे अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब जो मुझे आउटपुट मिला था वो 340 था. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 340 लिखोगे. नॉर्मल लॉस 85, 340 में से आपने 85 माइनस किया, आपको मिला 255. बट आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 275. राइट ओवर हियर 270, सॉरी 275 नहीं बेटा 270. तो 270 माइनस 255 आपको मिल जाएगा 15. एबनॉर्मल गेन होगा यहाँ पे. देखो यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा था, एक्चुअल प्रोडक्शन कम था, तो मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ. अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन कम है एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मुझे एबनॉर्मल गेन होगा. ओके, तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में क्या डिफरेंस है, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है. तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, नॉर्मल प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो आपको एबनॉर्मल लॉस होगा. नॉर्मल प्रोडक्शन कम है, एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपको एबनॉर्मल गेन होगा. ओके, एंड एबनॉर्मल गेन यहाँ पे लिखते हैं 2 एबनॉर्मल गेन. कितना हुआ बेटा, इट इज अ 15. सो राइट ओवर हियर 15 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज 80. यू विल गेट 1200. 80 मल्टीप्लाई बाय 15 आपको यहाँ मिल जाएगा 1200. ओके बेटे, अभी आप क्या करोगे, दोनों साइड को प्लस करो. अगर सेम आ रहा है तो अपना आंसर करेक्ट है. आई होप सेम ही आएगा, कुछ बैलेंस मिलेगा नहीं. तो 340 प्लस 15 355, 270 प्लस 85 355, 17,000 प्लस 1,025 प्लस 1,400 प्लस 1,400 प्लस 1,200, 22,025, 425 प्लस 21,600, 22,025. ये आपका आंसर आ गया. तो ये हमने सॉल्व कर दिया पहला क्वेश्चन. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है. तो बेटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये पहला क्वेश्चन है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करें, और कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा. तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया है. तो बेटा अगर समझ गया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और उनको ही बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उनका भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ. तब तक बेटा आप लोग प्रैक्टिस करो. थैंक यू सो मच बेटे मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए.